एवरीवन, आप सभी का अपनी YouTube क्लासेस निहारिका क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास में कंप्यूटर के हार्डवेयर को स्टार्ट किया था और हार्डवेयर में जो हमने पढ़ा कि भाई हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइस को शामिल किया जाता है। तो हार्डवेयर में हमने बताया कि इनपुट डिवाइस को शामिल किया जाता है, आउटपुट डिवाइस को शामिल किया जाता है, सभी स्टोरेज डिवाइस को शामिल किया जाता है और प्रोसेसर डिवाइस को शामिल किया जाता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो लगभग मैंने 20 से ज़्यादा आपको कल 20 या 20 से अधिक तो मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस कल यहाँ बोर्ड पे याद करवाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद वो पूरी 20 की 20 इनपुट डिवाइस है उनके नाम आपको याद हो गए होंगे। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि भाई निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो वो प्रश्न आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, अब हम एक एक करके सभी इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे और आज जो हम जिस इनपुट डिवाइस को पढ़ने वाले हैं वो है कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। चलिए, तो देखिएगा कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले तो कि क्या क्या हमें जो है सबसे इसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। उसके बाद में हम जो है इस पूरे कीबोर्ड पे जो जो भी इसकी इतनी सारी कीज है, उन सभी कीज के फंक्शंस को हम देखेंगे कि कौन सी कीज है, क्या कहलाती है और उसका काम क्या होता है। फर्स्ट सबसे पहली चीज तो कीबोर्ड से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है। देखिएगा कि यहाँ बोर्ड पे तो मैंने कीबोर्ड बना दिया है क्योंकि डिजिटल तो है नहीं जो हम यहाँ स्लाइड के माध्यम से आपको कीबोर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी दें। तो ये कीबोर्ड मैंने पहले से बना दिया है, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में जो भी दो चार लाइन बोलूंगी तो प्लीज आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कीबोर्ड की बात करते हैं। तो कीबोर्ड जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है और सबसे ज्यादा कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए, है ना, कंप्यूटर में हम जो भी डाटा प्रविष्ट करवाते हैं उस डाटा को प्रविष्ट कराने के लिए सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस के अंदर जो इनपुट डिवाइस हम सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं वो है कीबोर्ड। तो एक लाइन तो ये हुई कि कीबोर्ड जो है सबसे मतलब कीबोर्ड जो है हमारी प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसका सर्वाधिक उपयोग होता है कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट करवाने के लिए। फिर बात करें तो कंप्यूटर को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, आदर्श इनपुट डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है और सबसे ज्यादा हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट भी इसी की वजह से करते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी आदर्श इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंट कब हुआ, कंप्यूटर को कब बनाया गया। तो जो कंप्यूटर है उसको बनाने इसका आविष्कार जो है 1858 में है ना, 1858 में ना, इसको क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने बनाया था। तो यहाँ इनके आविष्कारक का नाम जरूर लिख देती हूँ। तो आविष्कारक का नाम था क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। ठीक है, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। तो ये आपको याद भी रखना है क्योंकि इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। तो कीबोर्ड का आविष्कार करने वाले कौन है? क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स है। चलिए, तो कीबोर्ड के बारे में बेसिक से जानकारी की सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है और इसका आविष्कार 1858 में क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने किया था। चलिए उसके आगे, चलिए अब उसके आगे हम देखते हैं। तो इसके आगे देखिए हमें क्या पढ़ना है। हम जो है अगर इस कीबोर्ड को देखें तो इस कीबोर्ड को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। सबसे सरल तरीका यही है कि हम इस कीबोर्ड को कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहली चीज तो कीबोर्ड पे कीज कितनी होती है भाई, कीबोर्ड पे जो ये बटन होते हैं वो बटन कितने होते हैं। पहले पता है जो कीबोर्ड शुरू में आते थे उन कीबोर्ड पे 108 बटन होते थे, 108 कीज होती थी। लेकिन वर्तमान में जो कीबोर्ड चल रहे हैं उस पे कुछ फंक्शंस के आधार पे कुछ कीज कम हो गई है, तो 104 की के भी यानी 104 बटन के भी कीबोर्ड आ रहे हैं। और आज तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित है कि हम जो है वायरलेस कीबोर्ड का भी उपयोग कर रहे हैं। जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं वो रेडियो तरंगों पे आधारित होते हैं, तो हम वायरलेस कीबोर्ड का भी उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कीज के बारे में आपको याद रखना है कि 104 या 108 कीज होती है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो बटन होते हैं वो 104 या 108 होते हैं। फिर सबसे पहली चीज कि कीबोर्ड को जो है क्वार्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है। अब ये क्वार्टी कीबोर्ड को क्यों कहा जाता है वो देखिए। कीबोर्ड में अगर आप इसको देखोगे, और आई होप कि अभी ये आपको भी पूरा अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा होगा ना। तो कीबोर्ड में देखो कि जो ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है इस तरफ का है ना, इसका बाई और साइड का जो ये भाग है, इस बाई और साइड में अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होती है इसमें आप अल्फा कीज में देखो, अल्फा कीज की मतलब अल्फाबेट जो होते हैं ना, अल्फाबेट की जो पहली रो होती है, इस पहली रो में देखो कि कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं। देखिए यहाँ पे ये अल्फाबेट की 3 रो होती है, 1 2 और 3।
इन 3 रो में अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं कीबोर्ड पे। तो इसमें जो इसकी पहली रो होती है जिसको हम कहते हैं अपर रो, क्या कहते हैं? अपर रो, है ना? इस अपर रो में देखो Q W E R T Y, है ना? ये जो है ये अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं बिल्कुल सीरीज से। इस कारण से कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? क्वार्टी कीबोर्ड। क्योंकि देखो इसको आप एक साथ पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? QWERTY, क्वार्टी, ठीक है? तो इस वजह से कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने आई होप कि जो मैंने बोला उसको नोट कर लिया होगा कि एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कीबोर्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड भी कहते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने किया था। कीबोर्ड पे 104 या 108 कीज होती है। सबसे ज्यादा की कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है? तो सर्वाधिक उपयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी है? कीबोर्ड है। और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ ही कीबोर्ड हार्डवेयर भी है। चलिए हम, क्योंकि हम सब कुछ हार्डवेयर में ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कीबोर्ड को, जो ये है कि इसमें कैसे कैसे कौन कौन सी कीज होती है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो कीबोर्ड की बाईं ओर एक की होती है, बिल्कुल अलग की होती है। ये यही एक ऐसी की है जो बिल्कुल अकेली होती है, बिल्कुल साइड में, है ना? इस की पे लिखा हुआ है एस्केप की। क्या लिखा हुआ है? एस्केप की। एस्केप की का मतलब होना किसी जगह से हट जाना या किसी जगह से बाहर आ जाना या किसी चीज से दूर हो जाना, है ना? एस्केप का मतलब ये होता है बाहर निकल आना। तो आप वर्तमान में कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम जिस पे आप कार्य कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम आप चला के बैठे हो, जिस भी प्रोग्राम में आप कंप्यूटर में वर्तमान में कार्य कर रहे हो, उस प्रोग्राम को वहीं पर बंद करके उससे डायरेक्ट बाहर निकलना है, तो हम कौन सी की काम में लेंगे? एस्केप की। तो एस्केप की से हम किसी भी चालू प्रोग्राम या किसी भी चालू कार्य से सीधे बाहर निकल आते हैं। तो कीबोर्ड पे बाईं ओर की जो होती है एस्केप की, किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के काम में आती है, ठीक है? चलिए उसके बाद हम देखें तो कीबोर्ड पे F1 से लेके F12 तक, यानी टोटल 12, कितनी? 12, टोटल 12 होती है फंक्शंस कीज। तो पहला ही प्रश्न की फंक्शंस कीज की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शंस कीज की संख्या होती है 12। मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने कीबोर्ड बड़ी मेहनत से यहाँ बनाया है, तो मैं इसको मतलब इरेज नहीं करूंगी और कुछ लिखूंगी नहीं, है ना? मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। तो जो मैं समझा रही हूँ और आपको लग रहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो आप नोटबुक में नोट करते रहिएगा। तो जैसे कि हमने एस्केप की पढ़ ली, अब एस्केप की के लिए आपको क्या लिखना है कि चालू वर्तमान में चालू कार्य या प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप की का उपयोग करते हैं। फिर फंक्शंस की के बारे में पढ़ रहे हैं हम। कीबोर्ड में सेकंड की कौन सी पढ़ रहे हैं? सेकंड की हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस की के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है कि फंक्शंस की टोटल संख्या कीबोर्ड पे कितनी होती है? तो फंक्शंस की संख्या होती है 12। F1 से लेके F12 तक हमारी क्या होती है? F12 तक हमारी होती है फंक्शंस कीज। अब ये जो फंक्शंस कीज है, इन फंक्शंस कीज का प्रत्येक का कार्य अलग अलग होता है, ठीक है? और अलग अलग प्रोग्राम में इनका कार्य भी अलग अलग यूज होता है। चलिए अब एक एक करके इनमें से जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस कीज हैं जिन पे प्रश्न बनते ही बनते हैं उनको हम देखेंगे। सारी 12 कीज का हमें कार्य जानना जरूरी नहीं है, बट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ F1 की। F1 की यदि मैं बात करूँ तो F1 की हमारा हमें कैसे मतलब क्या काम करती है कंप्यूटर के अंदर। आप जिस भी प्रोग्राम को खोलकर अभी अपने कंप्यूटर पे बैठा है, यानी कि कंप्यूटर में आप जिस भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने अभी कंप्यूटर में मैं MS वर्ड में काम कर रही हूँ, है ना? तो मुझे इस प्रोग्राम से संबंधित यदि कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर किस की को प्रेस करूंगी? F1 की को प्रेस करूंगी। और F1 की जो है मुझे उस प्रोग्राम से संबंधित जो है सहायता बताएगी कि जिस भी तरह की मुझे उससे हेल्प चाहिए होगी। तो F1 की का कार्य क्या हुआ? F1 की जो है वो हेल्प का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? हेल्प का कार्य। कि वर्तमान में हम जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम से संबंधित यदि हमें कोई भी सहायता चाहिए कंप्यूटर में तो हम F1 की को प्रेस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए फिर हम बात करें कि हमारी जो F2 की है ना? तो जो ये आपकी F2 की है, ये F2 की आपकी काम करती है रीनेम का। किसका काम करती है? रीनेम। रीनेम का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मैंने जैसे कोई भी फाइल कंप्यूटर के अंदर बनाई और उस डॉक्यूमेंट फाइल को मैंने निहारिका नाम से सेव कर रखा है।
किस नाम से सेव कर रखा है, निहारिका नाम से सेव किया है। मैंने कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई और उस डॉक्यूमेंट फाइल को मैंने निहारिका नाम से सेव किया। और जब मुझे लगा कि इस डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं, या तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो मैंने ये 2 लाइनें लिखी है ये सही नहीं है, तो मैं उनको वहाँ से हटाऊंगी, या मुझे लगेगा कि मुझे इस फाइल में ये 2 लाइन्स और ऐड करनी है, तो मैं उनमें 2 लाइन्स ऐड भी करूंगी। अब मैंने उस फाइल को खोल के उसमें मुझे जो भी परिवर्तन करना था, उस डॉक्यूमेंट में मुझे जो भी चेंजेस करने थे वो मैंने कर दिए। अब चेंज करने के बाद में जब दोबारा से मैं इस फाइल को सेव करूंगी, तो मैं इस फाइल को सेव करने के लिए क्या करूंगी, इस फाइल के नाम में परिवर्तन करूंगी। वो जरूरी भी है। अगर मैंने उस फाइल को उसी नाम से सेव कर दिया, तो मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि जो भी मैंने चेंजेस किए वो किस नाम की फाइल के अंदर है। अगर निहारिका नाम की 2 फाइल हो गई, तो मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि मेरी पुरानी वाली फाइल कौन सी है और नई वाली फाइल कौन सी है। तो मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं अब इसका नाम चेंज कर दूं, क्योंकि मैंने इसमें एक नया परिवर्तन किया है। तो नया परिवर्तन करने के बाद में जब मैं उस फाइल को वापस से सेव करूंगी, तो मैं उसका नाम चेंज करूंगी। तो किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम परिवर्तन करने के लिए ध्यान से सुनना, F1 की तो हमारी जिस प्रोग्राम में हम हैं उस प्रोग्राम से हेल्प लेने के लिए काम करेगी। F2 की हमारी रीनेम के लिए काम में आएगी। किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम परिवर्तन करने के लिए हम F2 की का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो F3 की क्या काम करेगी, तो F3 काम करेगी, ये जो आपकी F3 की है, ये F3 काम करेगी सर्च का। किसका काम करेगी? सर्च का। यदि आपको किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकन को सर्च करना है, तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे? F3 की को प्रेस करेंगे। तो आपको इनके शॉर्ट नाम से ही याद रखना है। F1 की हेल्प का काम करती है, F2 रीनेम का काम करती है, F3 सर्च का काम करती है। यानी कंप्यूटर में आपको कुछ भी सर्च करना हो, तो हम जिस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे वो है F3 की। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करती हूँ F4 की। F4 की जो है ये रिपीट का काम करती है। F4 की जो है ये रिपीट का काम करती है। रिपीट यानी रीडू, रिपीट यानी रीडू। F4 की जो है रिपीट का काम करती है। अब किसमें रिपीट का काम करेगी? क्या सारे प्रोग्राम में रिपीट का काम करेगी? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड के अंदर। यदि आप MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हो, तो MS वर्ड में जो आपने अभी वर्तमान में पिछला कोई परिवर्तन किया है, पिछला परिवर्तन का मतलब कि जैसे मैंने पहले वहां पर कुछ नाम लिखा और उस नाम को मैंने डिलीट कर दिया और उसके आगे मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने अभी पिछला काम किया है, किसी नाम को डिलीट किया है। तो उसी परिवर्तन को वापस लाने के लिए, उसी परिवर्तन को वापस लाने के लिए, यानी वापस उसको रिपीट करने के लिए हम जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो है F4 की। यानी ये सिर्फ MS वर्ड में ही इसका रिपीट करने का काम होगा। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या अदर कोई भी प्रोग्राम हो कंप्यूटर का, तो वहाँ F4 की जो है वो रिपीट का काम यानी रीडू का काम नहीं करेगी। ठीक है, तो F4 की का काम क्या हो गया? रिपीट या रीडू करना। ठीक है, आई होप आप लिखते जा रहे हैं साथ के साथ में। चलिए फिर बात करते हैं F5 की। F5 की जो है उससे हम रिफ्रेश का काम करते हैं। F5 की का काम क्या है? रिफ्रेश करना। F5 की से हम क्या करेंगे? रिफ्रेश। अब रिफ्रेश आप किसी करेंगे, किसी प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे या कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे, तो F5 की का हम क्या करेंगे? F5 की है जो रिफ्रेश का काम करती है, किसी भी प्रोग्राम को रिफ्रेश करने का काम करती है। समझ में आया? F5 की के लिए याद रखना है रिफ्रेश। चलिए, F6 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में F7 की बात करें, तो F7 जो है, अगर हमने कहीं पे भी, चाहे MS वर्ड हो, चाहे MS एक्सेल हो, चाहे MS पावर पॉइंट हो, यदि हमने कहीं पे भी कुछ स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक की है, तो उस स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक को पहले पहचानना, पहले पहचानेंगे, पहले पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है या ग्रामर की मिस्टेक हुई है, पहले ये पता करेंगे। और जब वो पता हो जाएगी तो उसको परिवर्तन भी करेंगे, उसको सही भी करेंगे, मतलब करेक्शन करेंगे उसके अंदर। तो स्पेलिंग में ग्रामर की त्रुटि को पहचानने के लिए हम जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो F7 की है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि F7 की का यूज क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर यानी वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धि की पहचान करने के लिए, वर्तनी या व्याकरण की अशुद्धि की पहचान करने के लिए हम जो है F7 की का, मतलब F7 की को शॉर्टकट की के रूप में उपयोग करते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न अगर किसी पे बनते हैं तो वो F7 की पे ही बनते हैं।
फंक्शंस की में जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो F7 की को लेके बनता है कि स्पेलिंग और ग्रामर यानी वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धि की पहचान आप जो है किस शॉर्टकट की के माध्यम से करेंगे, तो वो है F7 की। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। चलो F7 की आपने लिख लिया होगा। F8 का इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, F9 का भी नहीं, F10 का भी नहीं, F11 का भी नहीं, F12 पे आ जाओ। F12 काम करती है सेव एज का। F12 क्या काम करती है? सेव एज का। सेव एज, सबसे पहले सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव एज का मतलब है कि एक फाइल जिसको आपने पहले सेव कर दी है उसमें किसी भी प्रकार का कुछ परिवर्तन करके, चाहे से आपने उसका नाम ही चेंज किया हो या उसके अंदर ही कुछ चेंज किया हो। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया था आपको कि F2 रीनेम करना, तो उस फाइल का हमने नाम चेंज करा तो रीनेम हो गया है ना। तो फाइल फोल्डर आइकन के नाम को अगर आप परिवर्तन करते हो तो वो तो कहलाता है रीनेम करना, और परिवर्तन करके बाद में उसको दोबारा से सेव करते हो तो वो कहलाता है सेव एज। तो रीनेम तो F2 के द्वारा हो जाएगा और F12 के द्वारा फाइल को दोबारा से सेव करना वो कहलाता है सेव एज। अब दोबारा से फाइल को सेव करने की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए कि हमने उसमें कुछ परिवर्तन किया है, और अगर उसको दोबारा किसी नए नाम से हम चेंज करके सेव करेंगे तो हम उसी को जाके उसी फाइल को जाके खोलेंगे और हमें पता चलेगा कि हमने इस वाली फाइल में चेंज करके इसको यहाँ सेव किया है। तो सेव एज के लिए कौन सी की? F12 की। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर हमने एस्केप की देख ली प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, फंक्शंस कीज देख ली। एक बार रिपीट, F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 रिफ्रेश के लिए, F4 रिपीट यानी रीडू के लिए, और F5 जो है आपकी, सॉरी F5 रिफ्रेश के लिए, और आपकी जो F3 थी ये F3 की सर्च के लिए, F3 यानी कोई भी प्रोग्राम या फाइल आइटम या फोल्डर सर्च करने के लिए। हाँ, तो F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 रिपीट और F5 रिफ्रेश। फिर F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर त्रुटि को पहचान करने के लिए, F12 सेव एज के लिए। तो ये आपने जो मेन फंक्शंस कीज थी और इनमें से जहाँ पे प्रश्न बनते हैं उन फंक्शंस की के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आई होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो कि इन फंक्शंस की से आगे यहाँ पर 3 की और होती है। इन 3 की को कहते हैं स्पेशल कीज। आपको ये ध्यान रखना है कीबोर्ड पर कुछ कीज होती है जो स्पेशल कीज होती है। स्पेशल कीज किसे कहते हैं? जो किसी विशेष एक ही कार्य के लिए बनी होती है उन्हें कहते हैं स्पेशल कीज। मतलब उस की के द्वारा आप एक ही कार्य करवा सकते हो, एक से अधिक कार्य नहीं करवा सकते हो, तो उन्हें कहते हैं स्पेशल कीज। ठीक है, तो जैसे इसमें स्पेशल कीज की मैं बात करूँ तो सबसे पहली कीज है जिसपे लिखा हुआ है प्रिंट स्क्रीन। क्या लिखा हुआ है? प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की का उपयोग क्या है? प्रिंट स्क्रीन की यदि हम बात करें तो जैसे आपने मान लो कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में नोट्स टाइप किए हैं, अब उन नोट्स की आप क्या चाहते हो? प्रिंट निकलवाना चाहते हो, तो आप उसकी प्रिंट कैसे निकलवा पाओगे? आपको प्रिंट निकलाने के लिए कौन सी की का उपयोग करना पड़ेगा? प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करना पड़ेगा। तो प्रिंट निकलाने के लिए हम कौन सी की का उपयोग करते हैं? प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। फिर देखो सेकंड नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है स्क्रॉल लॉक। अब स्क्रॉल लॉक के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कीबोर्ड पर स्क्रॉल लॉक की 2 होती है। कितनी होती है? 2। आपको ये भी नोट करते जाना है कि कीबोर्ड में कौन सी की है जो एक से ज्यादा होती है। तो सबसे देखो, सबसे पहले अभी ये स्क्रॉल आया, लॉक आया है, तो स्क्रॉल लॉक के सामने आपको लिखना है कि संख्या इनकी कितनी होती है कीबोर्ड पे? 2। देखो यहाँ पर भी स्क्रॉल लॉक है और यहाँ पर भी स्क्रॉल लॉक है। चलिए, स्क्रॉल लॉक का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि स्क्रॉल बार होती है, उस स्क्रॉल बार से हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं या दाएं बाएं खसकाते हैं। तो स्क्रॉल लॉक का मतलब क्या होता है? स्क्रॉल लॉक अगर आपने की प्रेस कर दी है तो आपके कंप्यूटर में कोई भी पेज जहाँ है वही का वही क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसको आप फिर दाएं बाएं घुमाओगे। स्क्रॉल लॉक अगर आपने लगा दिया है तो फिर वो पेज ना दाएं बाएं घूमेगा ना ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो पेज को लॉक करने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? स्क्रॉल लॉक का उपयोग करते हैं। चलिए, फिर पॉज ब्रेक, फिर नेक्स्ट की है पॉज ब्रेक। अब देखो स्क्रॉल लॉक और पॉज ब्रेक इन दोनों का काम तो एक ही है। पेज को जहां है, मतलब आपका कर्सर कंप्यूटर में वर्तमान में जिस जगह मूवमेंट कर रहा है, और अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक की को दबा दिया, चाहे स्क्रॉल को लॉक को दबा दिया चाहे पॉज लॉक को दबा दिया, तो कर्सर वहीं का वहीं रुक जाएगा, कर्सर भी कहीं मूवमेंट नहीं करेगा और वो पेज भी आपका, मतलब ऐसे समझ लो कि उस जो विंडो स्क्रीन है वो वहीं की वहीं रुक हो जाएगी, वहीं की वहीं लॉक हो जाएगी, वो कहीं पे भी मूवमेंट नहीं करेगी, उसके आगे पीछे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो पेज को लॉक करने के लिए या विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम स्क्रॉल लॉक या पॉज ब्रेक दोनों में से किसी भी की का उपयोग कर सकते हैं।
अगर दोनों का काम एक है तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो स्क्रॉल लॉक है, इस स्क्रॉल लॉक को जब आप लॉक करके किसी पेज या विंडो स्क्रीन को लॉक करते हो तो दोबारा इसी को आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब वो वापस से लॉक अनलॉक हो जाएगा, मतलब वो खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन पोस्ट ब्रेक से अगर आपने किसी पेज या विंडो स्क्रीन को लॉक किया है तो जरूरी ये नहीं है उसके लिए कि आप इसी की को वापस प्रेस करेंगे और वो अनलॉक होगी। आप निम्न इस जितनी सारी जो कीज है कीबोर्ड पे, इनमें से किसी भी की को प्रेस कर दीजिए, पोज ब्रेक द्वारा लगा गया लॉक अनलॉक हो जाएगा। मतलब पोज ब्रेक द्वारा जो आपने विंडो या पेज को लॉक किया है वो अपने आप खुल जाएगा अगर किसी भी की को दबा दोगे, जबकि स्क्रॉल लॉक में स्क्रॉल लॉक को ही दोबारा दबाना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, अब इसके आगे यहाँ पर 3 कीज और होती हैं। ये जो 3 कीज होती हैं जब ये ऑन होती है तो इन तीनों पे ऊपर ग्रीन लाइट जलती है। क्या जलती है? ग्रीन लाइट जलती है। और आपने देखा होगा, सबने कंप्यूटर पे काम तो किया ही होगा, कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के बिल्कुल दाहिनी साइड पे 3 ये बटन होते हैं जहां पर ग्रीन लाइट लगी होती है। जब ये ऑन होते हैं तो इनकी ये ग्रीन लाइट चलती है। तो इन तीनों बटन को हम क्या कहते हैं? टॉगल या लॉक कीज। क्या कहते हैं? टॉगल या लॉक कीज, या इसे इन्हीं को कहते हैं इंडिकेटर। इनको क्या कहते हैं? इंडिकेटर कीज, है ना। टॉगल कीज, लॉक कीज या इंडिकेटर कीज। तो अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है सबसे पहले कि टॉगल कीज कितनी होती है, या इंडिकेटर कीज कितनी होती है, या लॉक कीज कितनी होती है? तो टॉगल कीज, इंडिकेटर कीज 3 होती है। कौन कौन सी? पहले हम नाम पढ़ेंगे फिर काम देखेंगे ना। देखो, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। वापस से रिपीट करते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। तो टॉगल की या इंडिकेटर की संख्या कितनी? टोटल कितनी? 3, है ना। टॉगल कीज कितनी होती है कीबोर्ड पे? 3 होती है। कौन कौन सी? नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। अब इनका काम क्या है वो देखते हैं। अब सुनना, अगर आपकी कैप्स लॉक की ऑन है, कैप्स लॉक की अगर आपकी ऑन है तो यहाँ पर क्या कार्य होगा? कैप्स लॉक की ऑन होने पर आप कंप्यूटर के अंदर यदि किसी भी अल्फाबेट को टाइप करोगे तो वो सारे अल्फाबेट कैपिटल लेटर में आएंगे। यदि कैप्स लॉक ऑन है तो सारे अल्फाबेट कैपिटल लेटर में आएंगे, और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो सारे कैप जो आपके अल्फाबेट लेटर है वो स्मॉल लेटर में आएंगे। समझ में आई बात? कैप्स लॉक ऑन होने पर कैपिटल लेटर में, और कैप्स लॉक अगर बंद है तो फिर स्मॉल लेटर में, यानी छोटे अक्षर टाइप होंगे। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो सारे अल्फाबेट ABCD या हिंदी का भी कोई अक्षर वो बड़े अक्षरों में टाइप होगा, और अगर कैप्स लॉक बंद है तो सारे अक्षर छोटे अक्षरों में टाइप होंगे। कैप्स लॉक का काम। फिर देखो स्क्रॉल लॉक, तो स्क्रॉल लॉक का तो मैंने आपको यही भी बता दिया कि स्क्रॉल लॉक से आप किसी भी पेज या विंडो को, स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, और जब उसको हटाओगे तो वो लॉक खुल जाएगा। अब बात करते हैं नम लॉक। अब नम लॉक को समझने के पहले एक चीज को समझना है ना। देखो, इन तीनों कीज के नीचे यहाँ पर, यानी कीबोर्ड के दाई साइड पे, कीबोर्ड के दाई साइड पर यहाँ पर जो ये इतना बड़ा कीपैड होता है, इस कीपैड को बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। देखो, इस न्यूमेरिक कीपैड पे 1 से लेके 9 तक नंबर भी लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पर सिंबल भी बनाए हुए हैं, एंटर की भी है, डायल की, डिलीट की भी है, इंसर्ट की भी है, और यहाँ पर देखो एरो के निशान भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कीज है, कितनी कीज है? सबसे पहले तो ये पूछेगा कि जो की जैसे कि पहला प्रश्न कि कंप्यूटर में न्यूमेरिक कीपैड किस ओर स्थित होता है? तो कीबोर्ड पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो कीबोर्ड के दाईं ओर स्थित होता है। फिर प्रश्न बनता है कि न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कितनी कीज होती है? तो न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 17 कीज होती है। कितनी कीज होती है? 17, ठीक है। अब 17 कीज जो होती है, अब उसमें ये देखना कि यहाँ पर जो ये नंबर की लगे हुए हैं, इन नंबर्स का अभी देखो, जब नम लॉक का उपयोग मैं इसके साथ में ही बता रही हूँ। अगर आपकी नम लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन का मतलब इसमें ग्रीन लाइट इसकी जल रही है। अगर इसकी ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब आपने नम लॉक ऑन कर रखा है। यदि नम लॉक ऑन है तो इस न्यूमेरिक कीपैड के ये जितने भी अंक है ये काम करेंगे। यानी आप 1 पे प्रेस करोगे तो इससे 1 टाइप होगा, 6 पे प्रेस करोगे तो 6 टाइप होगा। लेकिन यदि नम लॉक बंद है तो फिर ये नंबर काम नहीं करेंगे। तो जब ये नंबर काम नहीं करेंगे तो फिर इस कीपैड का मतलब क्या? तो देखो, 2 पे क्या लगा हुआ है? डाउन एरो का निशान लगा हुआ है, यानी कर्सर को नीचे की ओर अगर आपको ले जाना है तो यहाँ पर ये कर्सर वाला काम करेगा। ये राइट वाला कर्सर, मतलब ये राइट साइड कर्सर को ले जाने का, ये बाई ओर,
और ये 8 पे जो है ऊपर की ओर ले जाने का। तो अब यहाँ पे क्या प्रश्न बनता है कि जब नमलोक ऑफ होती है तो न्यूमेरिक कीपैड जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो जब नमलोक ऑफ होती है तो न्यूमेरिक कीपैड जो है वो नेविगेशन का काम करता है। नेविगेशन का मतलब दिशा दिशा प्रदान करने का काम करता है कि अगर आपने 6 को दबाया तो कर्सर जो है वो दाईं ओर चला जाएगा, अगर आपने 4 को दबाया तो कर्सर जो है वो बाईं ओर चला जाएगा। तो जब नमलोक ऑफ होती है तो उस समय ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड जो है वो नेविगेशन का काम करता है। और जब नमलोक ऑन होती है, अब देखो इसी से दूसरा प्रश्न क्या बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि यदि मतलब न्यूमेरिक कीपैड से, भैया हम इसको न्यूमेरिक कीपैड कह रहे हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड से नंबर का उपयोग हम कब कर सकते हैं, जब नमलोक ऑन होगी, है ना। एक प्रश्न को ध्यान से सुनना, न्यूमेरिक कीपैड से हम नंबर का उपयोग कब कर सकते हैं, जब निम्न में से एक की ऑन होगी। और फिर ऑप्शन आएंगे नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। तो हमारा आंसर क्या होगा कि नम लॉक। जब नम लॉक ऑन होगी तो न्यूमेरिक कीपैड के नंबर काम करेंगे, जब नम लॉक ऑफ होगी तो न्यूमेरिक कीपैड पे जो कीज है वो नेविगेशन का काम करेगी। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो एक और यहाँ पे मेन इसका क्या याद रखना है कि इस पे टोटल कितनी कीज होती है, 17 कीज होती है। टोटल कितनी कीज होती है, टोटल 17 कीज होती है। समझ में आएगा, न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 17 कीज होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखो कि आगे हम चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एस्केप की पढ़ ली, फंक्शन की पढ़ ली, हमने स्पेशल कीज पढ़ ली, हमने टॉगल या लॉक कीज पढ़ ली, और हमने ये न्यूमेरिक कीपैड पढ़ लिया। अब देखो न्यूमेरिक कीपैड पर एक होती है एंटर की। तो देखो जिस तरीके से स्क्रॉल लॉक 2 की होती है, वैसे की वैसे एंटर की भी हमारे कीबोर्ड पे 2 होती है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2 एंटर की होती है। ऐसे ही देखो जीरो, जहाँ जीरो लिखा है इसमें वहां नीचे लिखा हुआ इंसर्ट की, तो इंसर्ट की भी 2 होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। डिलीट की बात करें तो डिलीट की भी 2 होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और अगर हमें प्लस साइन का यूज करना है तो प्लस साइन भी 2 होते हैं, यहाँ पर भी और इस तरफ भी, इस कीपैड पे भी होते हैं। चलिए तो यहाँ तक हमने देख लिया, और अब आगे देखते हैं हम कि नेविगेशन कीज क्या होती हैं। चलिए तो अब हमने अभी जैसे ये न्यूमेरिक कीपैड देख लिया, अब आगे देखते हैं कि ये जो एरो वाली है, ये जो एरो वाली न्यूमेरिक कीपैड के पास में ही 4 कीज होती हैं जिन्हें कहते हैं नेविगेशन कीज। ये चारों की चारों की क्या कहलाती है, नेविगेशन कीज कहलाती है। नेविगेशन कीज का मतलब है कि इनकी सहायता से हम कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। अब कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, तो हम यही प्रश्न बनता है कि कर्सर को कंप्यूटर में दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसकाने के लिए हम निम्न में से किस की का उपयोग करते हैं। तो हम उपयोग करते हैं नेविगेशन कीज का। इन्हीं को नेविगेशन कीज कहते हैं और इन्हीं को ही कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, नेविगेशन कीज भी कहते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज। देखो अभी जो हमने न्यूमेरिक कीपैड पढ़ा, तो यहाँ पर जब ये नमलोक ऑफ होती है तो इसकी की भी क्या काम करती है, कर्सर कंट्रोल का ही तो काम करती है भाई, उसको डायरेक्शन देने का काम करती है, नेविगेट करने का काम करती है। तो नमलोक ऑफ होने पर न्यूमेरिक कीपैड की कीज भी कर्सर कंट्रोल का कार्य करती है, और जो मेन हमारी 4 ये कर्सर कीज है, ये भी क्या कहलाती है, कर्सर कंट्रोल कीज कहलाती है। इनके द्वारा भी हम जो है क्या करते हैं, कर्सर को नेविगेट करते हैं। क्लियर है। अब इनको नेविगेशन में भी हमें ये देखना है कि अप एरो कैसे काम करता है, डाउन एरो कैसे काम करता है, राइट एरो कैसे काम करता है, या लेफ्ट एरो कैसे काम करता है। तो ये चारों के बारे में हमें इन चारों के फंक्शंस देखने हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जो मैंने अभी तक जो कीज पढ़ाई है उनको आप दोबारा से घर बैठ के रिवाइज कीजिएगा, और फिर हम कल मतलब हम जो अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे नेविगेशन की से, और फिर हमारे पूरे न्यूमेरिक कीपैड को देखेंगे, और जो ये थोड़ी सी स्पेशल कीज और हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।